पहले ही बता रहा हूं, अगर ये नहीं हो पाया तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। सो ये होना आपकी एडमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। सो आई होप सभी बच्चे बहुत बढ़िया और फिट होंगे। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चों, सबकी जो मेहनत थी, जिन्होंने भी बहुत ज्यादा आवाज जो है इसके खिलाफ उठाई कि पीएम ट्रिपल एस की जो स्कॉलरशिप है इस बार लग रहा था कि शायद कैंसिल ना हो जाए, पर फिर भी हमने इसके ऊपर आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चों कि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो अब आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो इस वीडियो के अंदर बच्चे आपको हर एक चीज मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। जो भी चीजें एआईसीटी ने और नोटिफिकेशन में दी हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हर एक चीज यहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। पर आपको पता ही है वीडियो किस चीज पे है, हम बना रहे हैं पीएम ट्रिपल एस की जो भी रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है। अब इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आपको पीएम ट्रिपल एस के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिखेगी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी। एक्चुअली में जस्ट वेट ए सेकेंड, पीएम ट्रिपल एस का जो नाम है अब जो है वो नाम चेंज होकर बच्चे वो नाम हो चुका है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये इसका नाम हो चुका है। और ये भी जो है, ये भी स्कीम जो है वो अंडर आती है किसके, ये भी स्कीम आती है अंडर पीएम यूएसपी के। ठीक है, पीएम यूएसपी के, सब कुछ बताऊंगा क्या है ये क्या नहीं है। बस इसका नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी की सारी कहानी सेम है। बस ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो न्यू हैं, जिनको ये नहीं पता कि सर प्रोसेस कहां से स्टार्ट करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहां शुरू करेंगे। तो वो सब चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर पूरा एनालिसिस हमने किया है एआईसीटी की जो भी ये स्कीम है उसके बारे में। मैं यहां पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो इसकी आउट हुई है तो वो कैसे भरेंगे, क्या कैलेंडर है, कैलेंडर का मतलब कि सर कहां कब कब कौन कौन सी तारीख को क्या क्या होने वाला है। कैलेंडर फॉर इवेंट ऑफ डिप्लोमा लेटरल एंट्री। तो जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं, लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चे डिप्लोमा करके, जिन्होंने पॉलिटेक्निकल करा है, पॉलिटेक्निकल के बाद अगर वो चाहते हैं कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो उनको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। उसका भी जो फॉर्म का प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। हर एक चीज के बारे में डिस्कस करने की मैं बात कर रहा हूं। इट मींस आपको यहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, वेरिफिकेशन कैसे करानी है, कब करवानी है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रधानमंत्री ये वाली जो स्कीम है यूएसपी, ये स्कीम जो है इसके अंडर आती है। कौन सी स्कीम आती है इसके अंडर? स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, ये इसके अंडर आती है। अब ये क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो याद रखना। वैसे तो इसका नाम आपको याद करके कोई फायदा है नहीं है, पर हाँ मतलब आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। सो कह रहा है कि ये एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, कौन इसकी करवाता है? एआईसीटी कराता है, हमको पता है। ठीक है, कोर मैंडेट क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को, और जिन भी बच्चों के पास फाइनेंशियल एड नहीं है, पैसे नहीं है, उसके लिए या पैसों के चलते बच्चे जो है वो अपनी एजुकेशन को ड्रॉप ना करें। और यहां पर गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो भी एलिजिबल बच्चे हैं वो उन अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें जो कि थ्रू आउट इंडिया में है, जहां पर भी बच्चे जा सके। ठीक है, और वहां पर जहां पर भी वो जाएंगे वहां का जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। कितना उठाएगी, कैसे उठाएगी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 ऑब्जेक्टिव हैं इस गवर्नमेंट स्कीम के। सबसे पहला, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन आउटसाइड द यूटी। मैंने आपको सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि ये वाली जो स्कीम है ये आपको एजुकेशन के लिए बाहर लेकर जाएगी। आई मीन टू से कि जम्मू कश्मीर के बाहर ही आपको कॉलेजेस मिलते हैं, इस स्कीम के अंदर नहीं मिलते। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन। आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। अब आपको देखो यहां पर ना बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर यार मतलब हमारे आने जाने का खर्चा भी है जो वो भी गवर्नमेंट देगी? नहीं, वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। वहां पे रहने का, खाने का, पढ़ने का सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट करने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रमोट हायर एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने सेकेंडरी एजुकेशन के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं
उन बच्चों के लिए ये एजुकेशन लाई गई है, यही स्कीम लाई गई है ताकि बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएं और हायर एजुकेशन को भी परस्यू करें। सो गिवन एडमिशन इन एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। देखो क्या कह रहा है कि इसी स्कीम के थ्रू उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है। और एआईसीटी अप्रूव्ड एडमिशन मिलने का मतलब यह है कि एआईसीटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटीज को, जो कॉलेजेस को अप्रूवल देती है ओपन करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर वो अप्रूव्ड है तो आपको एक अच्छी वैलिड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलने वाला है। सपोर्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स विद ट्यूशन फी एंड मेंटेनेंस अलाउंस। तो मतलब यहां पर गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि आपकी ट्यूशन फी जो है वो पूरी की पूरी वो दे देगी। ट्यूशन फी का मतलब ये क्लासेस के बाद ट्यूशन नहीं होती है, स्कूल में जो भी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्यूशन फी। वो जो पढ़ाने का खर्चा होगा वो सारा आपको देगी, और उसके मेंटेनेंस के चार्जेस, जो भी आप वहां पर रहोगे खाओगे, उन सब के चार्जेस भी गवर्नमेंट देने वाली है। सो ये 5 चीजें हैं जो आपको मिलने वाली हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली एलिजिबिलिटी HSC स्टूडेंट्स। HSC स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स, ठीक है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स। अब 10+2 के जो बच्चे हैं, मतलब कि 12th कर ली है जिन्होंने, उनकी क्वालिफिकेशन कहां से होनी चाहिए बच्चे? 12th से होनी चाहिए फ्रॉम जेके बोस या फिर सीबीएसई स्कूल। लेकिन सीबीएसई स्कूल भी कहां होना चाहिए? जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर लद्दाख के अंदर वो स्कूल होना चाहिए, या फिर वो लद्दाख के अंदर वो स्कूल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है, अगर कोई बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है और जम्मू कश्मीर के स्कूल में पढ़ा है, जम्मू कश्मीर की पेरिफेरी में वो स्कूल आता है सीबीएसई का, तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है बच्चे। तो चलो ये हो गया। सेकंड, एलिजिबिलिटी एकेडमिक सेशन क्या है? जो भी बच्चे एनरोल्ड किए हैं 2024 एंड पास किए हैं 2025 में, या फिर एनरोल किए हैं 25 में और पास हुए हैं 2026 में, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि 2024 से 25 वाले सेशन के बच्चे और 2025 से 2026 वाले सेशन के बच्चे जो भी थे ये एलिजिबल है। इसके पीछे वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है भाई। जो बच्चा सोच रहा हो कि मैं 2023 में पास हुआ था सर, उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया, या कुछ भी XYZ हुआ, 2024 में मैं पास हुआ तो मैं उसके बाद ब्रेक लिया, तो उनको वो एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है भाई। ओके, एंड दिस मींस फ्रेश जेके बोस 12th पास स्टूडेंट्स ऑफ 2026 आर एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे 2026 में एलिजिबल थे, जो बच्चे 2026 में पास हुए हैं, उन्हीं बच्चों को एलिजिबल है यहाँ पर ये फॉर्म भर पाना, ठीक है भाई। उसके बाद आती है कैटेगरी 2। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटेक किया हुआ है, ठीक है भाई, पॉलिटेक्निकल की हुई है जिसमें। अब अगर पॉलिटेक्निकल की बात करें तो सभी बच्चों को पता है कि पॉलिटेक्निकल 10th के बेसिस पे होती है। तो 10th के बेसिस पे स्टूडेंट्स हु पास्ड डिप्लोमा फ्रॉम द JNK बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, जिन्होंने भी पॉलिटेक्निकल करी है, उनके पास भी लेटरल एंट्री का एक मौका है। लेटरल एंट्री का मतलब कि वो बच्चे डायरेक्टली सेकंड ईयर में जा सकते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको फर्स्ट ईयर में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने 3 से 4 साल जो होते हैं वो टेक्निकल एजुकेशन में दिए होते हैं, पॉलिटेक में दिए होते हैं। उसके बाद अगर उनको जाना भी है तो वो डायरेक्टली सेकंड ईयर में जा सकते हैं, ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर सेकंड ईयर एडमिशन के लिए इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग बीटेक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अब सिंपल सी बात है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाएंगे, ये वाला जो कैटेगरी है ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही है, ये वाली कैटेगरी सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही है, याद रखना। जिन्होंने पॉलिटेक किया है वो तो इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे ना, तो इसलिए उनके लिए रखा है ये। उसके बाद बात करें तो स्कॉलरशिप वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहली बात कि जो भी आपके जनरल डिग्री के कोर्सेज हैं, जनरल कोर्सेज आप समझते होंगे जैसे BA, BSc, BCom, BCA, ये सारे के सारे, इनके लिए आपको खर्चा मिलेगा 30,000 पर ईयर। कितना मिलेगा? 30,000 पर ईयर। एकेडमी की ये फी लिमिट है, मतलब कि अगर आपका कोई भी कॉलेज सिलेक्ट होता है, उस कॉलेज की फीस जो है वो 30,000 पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ आपकी ट्यूशन फी है ये कौन सी फीस है बच्चे पर ईयर की? ये ट्यूशन फीस है, ये आपकी ट्यूशन फी है, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका मेंटेनेंस अलाउंस नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, नर्सिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, BBA LLB, BA LLB थ्रू NLU, ठीक है, कहीं से भी आप करते हो तो उसके लिए आपको 1.25 लाख जो है वो मिलने वाला है। ये भी आपको एज ए ट्यूशन फी मिलेगा, ये भी आपको बच्चे एज ए ट्यूशन फी मिलेगा, याद रहेगा। चलो, ये भी एक एकेडमी फी लिमिट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल कोर्सेज की, जिसके अंदर
MBBS या BDS आती है, ये बहुत कॉस्टली कोर्सेज होते हैं। सो इसके लिए आपको 3 लाख पर ईयर मिलने वाला है, ये भी एज ए ट्यूशन फी आपको मिलेगा। हाँ तो सर क्या इसके लिए हमको MBBS की सीट के लिए क्या हमको नीट दिया होना चाहिए? हाँ बिल्कुल दिया होना चाहिए। अगर आप BBA BA LLB करने जा रहे हो तो क्या क्लैट दिया होना चाहिए? बिल्कुल दिया होना चाहिए। क्लैट अगर आपने दिया होगा तभी उसके बेसिस पे आपको वहां पर आगे रिकमेंडेशन मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब तो आपको खर्चा मिल ही रहा है जो कि आपके ट्यूशन फी है, पर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको मेंटेनेंस अलाउंस भी मिल रहा है। हर साल आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख को आपने यूज करना है अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है भाई। पेड थ्रू द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इन एग्जैक्टली 10 इंस्टॉलमेंट्स अप्लाइज टू ऑल 3 कैटेगरीज अबव। इन तीनों कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 लाख पर ईयर आपको मिलेगा और ये 1 लाख पर ईयर आपको खाने के लिए और रहने के लिए मिलेगा, जो कि आपके मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे। बिकॉज आपको पता है जहां पर भी आप रहोगे, चाहे आप हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, रूम रेंट लेकर रहते हो, वहां का खर्चा आने वाला है, तो ये खर्चा वहां से पूरा होगा। क्लियर है? चलो भाई, अब बात करते हैं कि एडमिशन का क्या फेस है, कैसे एडमिशन होंगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या सही तरीका है। सबसे पहले आप AICTE के पोर्टल पे जाएंगे बच्चे, वहां पर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आपका सबसे पहला स्टेप है। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना ही सिर्फ एक स्टेप नहीं है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और हमारा काम हो गया, नहीं, बहुत सारे स्टेप्स है। मैं आपको हर एक चीज, देख रहे हो तुम, हर एक चीज मैंने आपके लिए PPT बनाई है। ये वीडियो मैं आपके लिए शाम को भी ला सकता था जब नोटिफिकेशन आई थी, पर रिसर्च करनी पड़ती है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में आपको बताना पड़ता है। सो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, ठीक है ना। ओके, सो एक्शन क्या है? रजिस्टर ऑन द AICTE, रजिस्टर ऑन द AICTE पोर्टल, ठीक है। रजिस्टर ऑन द AICTE SSJKL पोर्टल, यहां पे जाके पोर्टल के आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है बच्चे, आपको याद रखना है, रजिस्ट्रेशन 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है। अब ये चलेंगी कब तक बच्चे? ये चलेंगी 27 जुलाई तक। कब तक चलेंगी? 27 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेंगी। और ये चलेंगी किसके लिए? जो कि HSC स्टूडेंट्स हैं, याद रहेगा। HSC स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट स्टूडेंट जो है। और जो कि डिप्लोमा वाले हैं उनकी आज से स्टार्ट हो रही है, 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ये भी 27 जुलाई तक ही चलेगी। और ये कौन से बच्चे हैं? डिप्लोमा होल्डर्स, ये हैं डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है भाई, ये उनके लिए स्टार्ट हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, बहुत बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, आप इस स्टेप को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं कराई तो आप अपनी मेरिट लिस्ट में नहीं बैठ पाओगे, वहां पे सीट आपको नहीं मिलेगी। सो मैंडेटरी है। सो कंपलसरी फिजिकल विजिट टू द नियरेस्ट FDVC, AICTE स्ट्रिक्टली मैंडेट दिस स्टेप। अच्छा, FDVC क्या होता है? FVDC का मतलब होता है यहाँ पर, ये AICTE ने, मैं आपको बता देता हूँ, AICTE ने कुछ सेंटर्स बना रखे हैं जहां पर जाकर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, जहां पर जाकर आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। और ये AICTE अप्रूव्ड ही होने चाहिए। पहले पहले ऐसा होता था कि आपके नियरेस्ट जो भी कॉलेजेस होते थे, डिग्री कॉलेजेस होते थे, उनमें जाकर भी आप करवा सकते थे। अभी भी करवा सकते होंगे शायद। ये FDVC जो है ये वही होंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली हर एक जगह पे AICTE अप्रूव्ड तो वही कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आपको जाकर ये करवानी पड़ेगी। तो ये आपको कहाँ करवानी है? ये आपको अपने कॉलेजेस में जाकर करवानी है, जो भी आपके नियर बाय में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज या फिर कोई भी गवर्नमेंट का कॉलेज जो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है थर्ड चॉइस फिलिंग। ये अभी एकदम से नहीं आएगी, ये चॉइस फिलिंग का मौका आपको तभी मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब सर बच्चों के क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कौन कौन से करवाने हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा स्टेप सीख लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएंगे। एक्शन क्या है? यहां पर आपको कॉलेज चूज करने के लिए मिलेगा, ब्रांच मिलेगी चूज करने के लिए कि कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सी ब्रांच चूज करनी है, स्टेट कौन सी चूज करनी है और कोर्सेज कौन से चूज करने हैं, ठीक है। रूल इसके अंदर यही है कि ओनली वेरीफाइड स्टूडेंट जो है वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अलॉटमेंट हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेरिट एंड प्रेफरेंस हियर, ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये मेरिट पे डिपेंड करती है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसी चीज पे डिपेंड करेगी और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिलिंग में, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको AICTE एक करेक्शन विंडो भी देता है, ठीक है। AICTE आपको एक करेक्शन विंडो भी देता है, पर ये फाइनल पीरियड टू द फिक्स एप्लीकेशन मिस्टेक्स।
तो ये बहुत बहुत, ये मतलब बार बार आपको करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी और उसी के अंदर अंदर आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने करेक्ट नहीं करा तो आपकी जो फीस है, जहां फीस नहीं बोलूंगा, जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। नो करेक्शन रिक्वेस्ट आर एक्सेप्टेड आफ्टर द डेडलाइन, ठीक है ना। जो भी आपको डेडलाइन दे रखी है उसके बाद अगर आप ये करेक्शन कराना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है भाई? चलो, मेरे हिसाब से यहां तक आपको बहुत डिटेल में समझ आ रहा होगा। अब ये जो है ये एआईसीटी का ही जो फॉर्म है वो जो रिलीज हुए हैं उन्हीं के बारे में बात है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ये HSC स्टूडेंट्स के लिए है। कौन से बच्चे? ये HSC स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, HSC स्टूडेंट्स के लिए। अब HSC स्टूडेंट्स के लिए है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन सबमिशन की, वो 16 से स्टार्ट हो रही है और 27 जुलाई तक हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया 16 से स्टार्ट हो रही है, 27 जुलाई तक हो रही है। पीछे मैंने कुछ गलत बताया है क्या? लेट मी चेक, बस एक बार चेक करने दो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। तो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 27 जुलाई तक। और वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट्स की कब करानी है बच्चे? रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स नियर फैसिलिटेटेड। देखो, एफडीबीसी का क्या मतलब था, आपने भी पूछा भी था सर एफडीबीसी क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। इसका काम है फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर आपको अपनी करवानी है वेरिफिकेशन। अब ये वेरिफिकेशन का टाइम कब से है? 16 तारीख से 16 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो 18 तारीख से आपको चले जाना है अपने वहां पर की वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल क्लोज एट 5 PM ऑन 28 जुलाई 2026, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करा दोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आपने जब भी रजिस्ट्रेशन में करना क्या है, आपको अपनी आईडी बनानी है, डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करने हैं, जो भी डेटा आपका है वो आपने वहां पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट वहां पे डाले हैं और वही डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है वेरीफाई कराने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो वेरीफाई कराने के लिए आप डॉक्यूमेंट को जाएंगे और वेरीफाई, देखो बात वही है, फिर से लास्ट डेट इसकी 28 है, याद रखना। इसकी लास्ट डेट जो है बच्चे वो 28 जुलाई है और 28 जुलाई शाम को 5 बजे, ठीक है ना। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर आपको इसको एक कंपल्शन डेट माननी पड़ेगी, डेडलाइन माननी पड़ेगी। इसके बाद आपके पास मौका नहीं मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग ऑप्शन जो है फिर वो ओपन होगा 22 जुलाई और 22 जुलाई को। 22 जुलाई को आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चे। चॉइस फिलिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 22 जुलाई से। चलो, ओके। एंड इन द इंफॉर्मेशन रजिस्टर और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट फाइनल, और जो आपका फाइनल रिजल्ट जो है कि कब बच्चे कहां पे एडमिशन लेने का कहां मिल रही है उनको, तो वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 30 जुलाई से, ठीक है। 30 जुलाई से नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको फाइनली रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या है, किसको किसको एडमिशन मिला या किसको नहीं मिला, ठीक है भाई, क्लियर रहेगी बात। मेरिट लिस्ट जो है स्टूडेंट की वो 4 अगस्त को यहां पर शुरू हो जाएगी। 4 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 4 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आफ्टर 30 जुलाई 2026 नो अपडेट रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन बाय द AICET। तो ये जो है ये जो 29 से 30 जुलाई वाला टाइम पीरियड है, ये आपकी डेडलाइन है काइंड ऑफ। इसके बीच में कोई भी आपकी, इसके बीच तक आपकी कोई भी करेक्शन हो सकती है, इसके बाद कोई भी AICTE आपको एंटरटेन नहीं करने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सीट के अलॉटमेंट कब शुरू होने वाली है? सीट की अलॉटमेंट होने वाली है शुरू मेरे भाई 7 अगस्त को, 7 अगस्त को सीट की अलॉटमेंट शुरू होने वाली है, ठीक है। उसके बाद सीट की कंफर्मेशन भी जो बच्चों को करनी पड़ेगी वो 7 अगस्त को ही करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, या तो कंफर्म का होगा या तो आपके पास फ्रीज का होगा, ठीक है। ये दो आपके पास ऑप्शन आएंगे वहां पर। फ्रीज अगर कराओगे तो आप दूसरे किसी कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, और मतलब देखो चॉइस फिलिंग होती है ना, तो 3 4 5 कॉलेजेस होते हैं। अगर एक को आपने फ्रीज कर दिया तो अगर आपको लगता है कि ये वाले को मैं चूज कर सकता हूं, बाद में कर लूंगा, तो आप दूसरे वाले कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो फिर, ठीक है ना। बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलो फिर आगे बात करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द स्टूडेंट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स, अपलोडेड ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स बाय द स्टूडेंट। फिर जो भी बच्चे जिन्होंने भी जहां पर भी जिनको जो भी कॉलेज मिला होगा उनको जहां पर ज्वाइनिंग करनी है, कॉलेज जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं, ठीक है। कब की बात है ये आपको 7 से लेकर 14 अगस्त का टाइम मिलेगा,
ठीक है, 7 से लेकर 14 अगस्त का टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद ऑटो सीट कैंसिलेशन, जिन भी बच्चों ने कुछ भी गड़बड़ करी होगी, जिन भी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं फिल आउट किया होगा, तो 16 तारीख को उनकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, उनकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी भाई। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं बच्चे। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होगी बात। और वैसा ही सेम तरीका यहाँ पर किसके लिए है, वैसा ही सेम तरीका यहाँ पर किसके लिए है, ये हो गए हमारे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर इनकी डेट्स जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, पर काइंड ऑफ सेम ही है, काइंड ऑफ सेम ही है। अगर मैं बात बता भी दूं तो 17 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट होगी। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 20 से लेकर 30 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 30 जुलाई तक जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 24 से लेकर 2 अगस्त तक जो है वो आपके पास चॉइस फिलिंग मिलेगी, आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग मिलेगी, चॉइस फिलिंग मिलेगी। चॉइस फिलिंग कब मिलेगी, 24 से लेकर 2 अगस्त तक, 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। ठीक है, काफी टाइम है आपके पास, आराम से आप कर सकते हैं इन चीजों को कवर अप। और फिर 31 से लेकर 1 अगस्त तक मतलब कि 31 जुलाई की अगर मैं बात करूं और 1 अगस्त तक, इसके बाद आपको कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर फॉर्म आपने गलत भर दिया तो फिर आपका करेक्शन नहीं हो सकती, करेक्शन के चांसेस खत्म। ठीक है ना। फिर यहां पर मेरिट लिस्ट आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी 6 अगस्त को। 6 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी भाई, कि भाई कौन से कॉलेजेस में कौन से बच्चे को एडमिशन मिलने वाला है। यहां पर सीट एलोकेशन होगा 09 को, मतलब 9 अगस्त को, 9 अगस्त को सीट एलोकेशन होगा भाई, सबका सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, 9 अगस्त को ही सीट एलोकेशन हो रहा है, तो यहां पर ही आपको कंफर्म भी करनी है सीट। मैंने आपको बताया कंफर्म या फ्रीज वाला ऑप्शन होगा। डन। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपका 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त है, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और फिर 16 अगस्त को सीट कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 16 अगस्त को सीट कैंसिलेशन का प्रोसेस जो है बच्चे वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक एफडीबीसी का क्या मतलब था मैंने आपको बताया। एफडीबीसी के अंदर क्या क्या आपको वेरीफाई कराना है। सबसे पहले यहां पर आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई होगी। ठीक है, फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर होता है ये। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना, अगर ये नहीं हो पाया तो मतलब मान के चलो आपकी एडमिशन नहीं हो पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता रहा हूं, अगर ये नहीं हो पाया तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। सो ये होना आपकी एडमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है डोमिसाइल अपना। ठीक है, वेरीफाई करनी है आपको अपनी मार्कशीट्स, वेरीफाई करने हैं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, अप्रूव करना है कैंडिडेट का फॉर काउंसलिंग। यहां पर एक चीज और वेरीफाई करानी होती है, वो यहां पर है नहीं, वो आपको अगर मैं बोलूं तो वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट याद रखना, इनकम सर्टिफिकेट आपका यहां पर कराना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख से ऊपर इनकम आ रही है तो आपको वैसे ही इसके अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये भी पार्ट है इसका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। अगर आप फिजिकली वेरीफाई कराने नहीं जाते हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में। ठीक है, अब हमने यहां पर काउंसलिंग करा दी अब हमारा फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2 में अब हमारी क्या आएगी बच्चे, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, अब इसी मेरिट लिस्ट के अंदर एआईसीटी प्रिपेयर करेगा एक लिस्ट, जहां पर भी एलिजिबल मार्क्स और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो पब्लिश किए जाएंगे स्टूडेंट के पोर्टल पे। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट यहां पर मिलेगी अब आपको, और एआईसीटी एलोकेट करेगा कॉलेजेस एंड कोर्सेज बेस्ड ऑन द मेरिट कैटेगरी एंड सीट अवेलेबिलिटी एंड द फिलिंग चॉइस, जो भी आपने चॉइस फिल की होगी। फिर उसके बाद ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो जैसे वहां पर था ना वो वैसे ही उसके बाद ये आता है, ये डेंजर जोन है। सीट कंफर्मेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये अप्रूवल आएगा तो उसके बाद सीट कंफर्म करना जरूरी है। एक्शन ये है कि मस्ट एक्सेप्ट द सीट ऑन द पोर्टल टू फ्रीज इट। ठीक है, अगर आपने वो सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपकी सीट जो है वो फ्रीज हो जाएगी। बात समझ लो। सो इफ यू फेल टू कंफर्म, अगर आप फेल हो जाते हो कंफर्म करने के लिए,
तो सीट जो है आपकी वो कैंसिल हो जाएगी एंड अलॉट हो जाएगी अनदर स्टूडेंट को। दिस इज वेयर मैनी लूज देयर सीट्स, जहां पर यही एक वो जगह है जहां पर बहुत सारे बच्चे अपनी सीट को लूज कर जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने भी जाना है। सो रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बिफोर द डेडलाइन। जो भी आपकी डेडलाइन है, मैंने आपको डेडलाइन पीछे सारी पढ़ाई है, सारी बताई है, मतलब उन्हीं डेडलाइंस के टाइम पे आपको स्कूल अपने इंस्टीट्यूट में जाना है। वहां पर भी वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कंफर्मेशन है, जो आपकी ज्वाइनिंग की कंफर्मेशन है, आपने वो जो कॉलेज है वो आपने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑटो कैंसिलेशन होगा लास्ट प्रोसेस। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपकी एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने उस गिवन टाइम पीरियड में रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में जाकर और उन्होंने वो वेरिफिकेशन नहीं करी और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे टाइम से, तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये चीजें आपको भी बहुत ध्यान रखनी है बच्चे। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कि वो सीट को कंफर्म करके कॉलेज चले तो जाते हैं, लेकिन कॉलेज की साइड से बहुत बार गलतियां हो जाती हैं और कॉलेज जो है वो अपलोड करना भूल जाता है या गलती से कुछ और अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की एडमिशन जो है वो 1 साल के बाद कैंसिल हो जाती है। सो आपको ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एडमिशन है, कॉलेज वालों की नहीं है, याद रखना। ठीक है ना, चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं भाई। सो गोल्डन रूल्स क्या है इसके? सबसे पहला कि कैलेंडर जो है ये बच्चे टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये कंफर्म डेट्स नहीं है। अगर एआईसीटी को लगता है कि आगे पीछे डेट्स करनी है तो वो कर सकता है। कॉलेज एक बार अलॉट होगा, फिर उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अभी जेके एडमिशंस के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन कराया था और फिर वो बार बार उनको राउंड्स मिल रहे थे जिसके अंदर वो अपने कॉलेजेस को चेंज करवा पा रहे थे, पर यहां पर आपको मौका नहीं मिलेगा। इफ एडमिटेड बाय, अगर आपको एडमिशन जेई, नीट या सीयूटी के थ्रू मिल जाती है तो आपको इमीडिएटली एआईसीटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि जो आपकी स्कॉलरशिप वाली सीट है वो किसी और स्टूडेंट को मिल पाए। ठीक है, वो किसी और स्टूडेंट को मिल पाए, या आपको करना पड़ेगा। ऑलवेज डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर इमीडिएटली आफ्टर सीट अलॉटमेंट। जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाएंगी सीट, जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको वो जो लेटर होगा वो आपको तुरंत डाउनलोड करना है, अपने पास रखना है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग राउंड जो भी होगा हैपेंस ओनली इनफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर द राउंड। अब ये वो हो गई कि सर सेकंड राउंड होगा क्या? सेकंड राउंड भी होगा, लेकिन अगर पहले राउंड में बहुत ज्यादा सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है, मैंने आपको बताया भी था कि 5000 जो है 5000 सीट जो है वही गवर्नमेंट देती है। ठीक है ना, 5000 सीट जो है वो गवर्नमेंट देती है एज ए स्कॉलरशिप। अगर इन 5000 सीट्स में से लाइट सपोज कि 2000 सीटें बच गई हैं, सिर्फ 3000 लोगों ने ही एडमिशन लिया है, तो सिंपल सी बात है कि दोबारा से राउंड ओपन होगा और फिर उसके अंदर जो बची हुई सीट्स होंगी, वैकेंट सीट्स होंगी, उनके लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे। क्लियर है यहां तक? अब आगे अगर मैं बात करूं, सो द इंस्टीट्यूट मस्ट कंफर्म योर ज्वाइनिंग ऑन द एआईसीटी पोर्टल टू फुली सिक्योर योर सीट। अब वही बात है कि अगर आप इंस्टीट्यूट जाओगे अपने टाइमिंग पे, अपने फिक्स टाइमिंग पे अगर अपने इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहां पर जाकर आपको एआईसीटी पोर्टल पे, एआईसीटी के पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाना पड़ेगा। वो कॉलेज का काम है, अगर उन्होंने वो कर दिया तो आपकी सीट कंफर्म होगी, वरना नहीं होगी। सिंपल सी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी है सीयूटी एक्सेप्शंस, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी जो है वो एक्सेप्शन है, मतलब स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट होंगे सीयूटी के थ्रू उनको कंप्लीट एडमिशन यहीं पे करानी पड़ेगी। एआईसीटी अलॉटमेंट लेटर रिमेन्स वैलिड अंटिल द यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। यहां पर ही अलॉटमेंट का जो लेटर होगा, जो अलॉटमेंट लेटर मैंने आपको बोला था निकालना है जब आपको सीट अलॉट होगी, वही अलॉटमेंट लेटर यहां पर भी वैलिड रहेगा, वही यूज होगा। याद रहेगी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग का कैलेंडर क्या है, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी डेट्स के बारे में बता भी दिया है पीछे, और यहां पर भी बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रही है? 16 जुलाई को, यहां पर 17 को हो रही है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 22 जुलाई को, यहां पर 24 को होगी। मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी 4 अगस्त को, यहां पर 6 अगस्त को होगी। सीट अलॉटमेंट यहां पर 7 अगस्त को होगी, यहां पर 9 अगस्त को होगी। ये आपको याद रखना है, डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इन डेट्स को कोशिश करते हो कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कभी भी फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ये आपकी गलती होगी, याद रखना। कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करते। अगर लास्ट डेट का वेट करते हो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है और आपके जो क्रैश हो जाती है वेबसाइट्स कभी कभी, ठीक है ना, तो काम नहीं हो पाता। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, ठीक है। सो जेके बोस की क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की होनी चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए,
आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एप्लीकेबल, एप्लीकेबल तो है ही आपको पता ही है, तो ये एप्लीकेबल वाली कहानी छोड़ो, ये लेना ही पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, कोई एप्लीकेबिलिटी वाली बात ही नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल्स लेनी पड़ेंगे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो है वो आपको अपनी वहां पर रखनी पड़ेगी, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होगा एफडीबीसी वेरिफिकेशन वाला, ठीक है, ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, सो होपफुली आपने डॉक्यूमेंट्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब कहता है कि कॉमन पिटफॉल्स क्या है जहां पर प्रॉब्लम बच्चों को आती है, रेड फ्लैग 7 कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं जो बच्चे करेंगे, जो आप लोग करोगे, आपको इन्हें नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि वेटिंग अंटिल द लास्ट डे टू रजिस्टर। बच्चे बहुत वेट करते हैं कि लास्ट डे तक का इंतजार करते हैं, क्या टेंशन है, आराम से कर लेंगे, तो सबसे बड़ी गलती, ठीक है। विजिटिंग द एफडीवीसी लेट और विद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। आप एक एफडीवीसी के पास गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, एक तो वहां पे लेट गए, काम खराब हो गया है, लेट गए तो वैसे चेक नहीं होंगे। अगर आप गए भी हो टाइम से तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लेके गए हो, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो सारे लेके जाने हैं, अगर वो लेकर नहीं गए हो तो प्रॉब्लम आएगी। फिलिंग रैंडम कॉलेजेस चॉइस विदाउट रीचिंग देम। रैंडम कॉलेजेस नहीं फिल करने होते, रिसर्च करो थोड़ी बैठ के, एक दिन लगाओ, एक दिन बैठ के रिसर्च करो कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सोचो कि मेरे कितने मार्क्स हैं और कितना मेरिट जा सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो फॉरगेटिंग टू फ्रीज द अलॉटेड सीट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो यही भूल जाते हैं कि मेरे को अपनी अलॉटेड सीट को फ्रीज भी करना है, ठीक है। मिसिंग द इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग डेडलाइन। जो मतलब रिपोर्ट करने जाना था कॉलेज में, वो डेडलाइन ही मिस हो गई है, वहां पहुंचे ही नहीं, वहां पहुंचोगे नहीं, डॉक्यूमेंट दोबारा रीवेरिफिकेशन नहीं होंगे, अपलोड नहीं होंगे, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। नॉट डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर। मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करना ही करना है, याद रखना। इग्नोरिंग एआईसीटी नोटिफिकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद एआईसीटी की जो भी नोटिफिकेशन होंगी उनको इग्नोर नहीं करना है, क्या पता क्या रजिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है, तो आपको याद रखना है। विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है एज ए जेके बोस करियर काउंसलर, अगर मैं आपको कुछ बताऊं, सो दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बिकॉज इट कंबाइंस कॉलेजेस एडमिशन विद फाइनेंशियल सपोर्ट। ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ ये सब चीजें मिल रही है, ठीक है ना। सक्सेस फॉर्मूला यही होगा कि सक्सेस जो है डिपेंड करेगी आपके कंप्लीट एवरी स्टेज ऑन टाइम पे, ठीक है ना। रिसर्च करोगे, रिसर्च कॉलेजेस बिफोर फिलिंग को चॉइस, अटेंड एफडीवीसी। मैंने क्या बोला, यही तो मैंने आपको बोला कि बच्चे रिसर्च करो कॉलेजेस पहले बैठ के घर पे कि आपको कहां जाना है। ऐसे नहीं है कि सर कहीं पर भी हो जाए एडमिशन करा लेंगे, तो इससे अच्छा जम्मू में पढ़ लेते हैं यार। अगर आपको मौका मिल रहा है ना एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, तो बच्चे कॉलेज अच्छे से चूज करो, बात समझना इस चीज को, ठीक है ना। बिफोर फिलिंग चॉइसेस अटेंड एफडीवीसी वेरिफिकेशन विद कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मॉनिटर द पोर्टल रेगुलरली एंड नेवर मिस सीट कंफर्मेशन रिपोर्टिंग डेडलाइंस, ठीक है भाई। चलो अब अगर इसकी बात की जाए, तो इसका कोर क्या है वो हमने अभी पीछे सारी चीजें समझ ली है। फाइनेंशियल इंजन इसका क्या है हमने देख लिया भाई, 30K, 1.25 और 3 लाख, ये हमको पता है एकेडमिक फी लिमिट है हमारी, और प्लस हमको 1 लाख मेंटेनेंस मिलेगा, 10 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी इसकी एनएसपी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स क्या है, सीट कंफर्मेशन करवानी पड़ेगी एंड इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आपने मिस किया तो ऑटो कैंसिलेशन हो जाएगी। एलिजिबिलिटी टारगेट क्या है, सिंपल सी बात है, 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन हब कहाँ पे है, एफडीवीसी, ये आपको बता दिया, यही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर आप एफडीवीसी नहीं जाते हैं तो कोई भी काउंसलिंग आपकी नहीं होगी, दैट्स इट, क्लियर, बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं सो वेरी वेरी गुड। सो वीडियो को बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आई होप कि आपको मैं सारी चीजें समझा पाया। अगर इसके भी अलावा कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स अगर आपके हैं, पहले वीडियो देखना, जो भी जिन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी, आई होप कि सबके डाउट्स जो है वो कवर हो गए होंगे। पर फिर भी अगर किसी को डाउट्स है कि हाँ सर मुझे पता नहीं चल रहा कि ये पॉइंट है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो मुझे कमेंट्स में आप आंसर पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज बच्चे बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और सबके इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे, सब चीजें मैं बता चुका हूं। वीडियो नहीं देखेंगे बच्चे, मतलब उनको अपना टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो घूमेंगे फिरेंगे, पर ये नहीं है कि अपनी एडमिशन के लिए कुछ चीजें देख ले। अगर वो ये देख लेते हैं, मेरे को पता है कि 100% नहीं तो 99% आपके डाउट्स कवर हो जाएंगे। पर फिर भी अगर 0.1% आपके डाउट्स बच जाते हैं जो रेलेवेंट हैं, जो लगता है
कि सर को मुझे पूछने चाहिए, सो आप जरूर पूछो, मैं आपको उसके आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है सो मैं और अपलोड कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा। सो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।